मॉर्निंग। चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर 5 और बेशक इसका नाम है अप्रोप्रिएशन और रीअप्रोप्रिएशन, लेकिन ये बेसिकली डील करता है मेजर एंड माइनर हेड के लेकर से, है ना। तो हम लोगों ने इसी को बेसिकली देखा था और अभी फिर आगे कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग। तो 5.2.4 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था, 5.2.5 और वहां से हम लोग कैरी फॉरवर्ड करेंगे। 5.2.5 भी आप लोग को पता है क्योंकि मैंने कई बार रेफर किया हुआ है कि आपका जो मेजर हेड माइनर हेड वाला जो है उसको कहा जाता है 6 टायर क्लासिफिकेशन, ठीक है। 6 टायर 15 डिजिट। ये 6 टायर 15 डिजिट कैसे होता है वो देख लीजिए। ये है MSMSDO, यानी कि मेजर हेड, सब मेजर हेड, माइनर हेड, सब हेड, डिटेल हेड, ऑब्जेक्ट हेड, इसी को कहा गया 6 टायर। अच्छा, इसमें से कुछ लोग या कई बार कंफ्यूजन में रहते हैं कि गवर्नमेंट अकाउंटिंग रूल गार 1990 जो है वहां पे 5 टायर लिखा हुआ है, समझे, और आपका CPW में 6 टायर लिखा हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये था, और मैंने खुद भी वो वीडियो देखा है जिनमें टीचर ने बताया है कि अगर PC8 का क्वेश्चन रहेगा तो आंसर 5 टायर कीजिएगा, PC16 का क्वेश्चन रहेगा तो आंसर 6 टायर कीजिएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, समझ गए। PC5 हो, PC8 हो या PC16 हो, दोनों में 6 टायर ही लिखना है, समझ गए, हाँ या ना। ओके सर। कभी 5 टायर नहीं करना है, 5 टायर के चक्कर में 44 नंबर आएगा आप लोग का, ठीक है। ऐसा कभी नहीं करना है। तो ये एक बात हो गई। दूसरी बात 15 डिजिट, ये 15 डिजिट कैसे पूरा होता है, तो यहाँ पे आप देख लीजिए, ये होता है 4 डिजिट, 0000 मतलब 4 डिजिट, है ना। और उसके बाद में ये 002, फिर 000, ये हो गया 3, और कुल मिलाकर के यहाँ तक हो गए 9 डिजिट। और यहाँ पे फिर 00, फिर 00 और फिर 00। ये जीरो मत समझ लीजिएगा, ये इंडिकेशन है, यहाँ पे नंबर्स होते हैं, ठीक है। अब हर हाल में जीरो नहीं होगा, राइट। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि इसको 15 डिजिट क्लासिफिकेशन कहा जाता है ना। अच्छा, कुछ और बुक्स में 15 डिजिट क्लासिफिकेशन नहीं लिखा हुआ है। उदाहरण के तौर पे अगर आप ACAG पढ़ते हैं, अकाउंट कोड फॉर अकाउंटेंट जनरल, तो जो ACAG वाले हैं उनके पास में 15 डिजिट नहीं लिखा हुआ, मेजर हेड 15 डिजिट का लिखा हुआ है। तो 3 डिजिट का अगर मेजर हेड है तो इसका मतलब ये मत समझ लीजिएगा कि 3 डिजिट का मेजर हेड होता है और PC21 में आपको उसी के अकॉर्डिंग आंसर करना है, बिल्कुल नहीं, समझ गए। मेजर हेड 4 डिजिट का होगा और 4 डिजिट का ही रहेगा जब तक उसको चेंज न कर दिया जाए। दरअसल ये सब किताबें पुरानी हैं, पहले 3 डिजिट का ही मेजर हेड हुआ करता था। उसके बाद में आपके, अच्छा, कुछ स्टेट गवर्नमेंट ऐसे हैं जहाँ पे 15 डिजिट क्लासिफिकेशन चलता नहीं है, वहाँ पे उन्होंने क्लासिफिकेशन में डिजिट ऐड कर दिए हैं। उदाहरण के तौर पे झारखंड में 15 डिजिट नहीं है, 17 डिजिट है। ऐसे ही अलग अलग राज्यों में अलग अलग होगा, हम लोग राज्यों की चर्चा नहीं करने वाले हैं। लेकिन जो जिस राज्य के हैं और वहाँ पे उन्होंने काम किया है उसको कंफ्यूजन में लेके नहीं आने का। वजह सुन लीजिए, वजह ये है कि शुरुआत का जो 9 डिजिट है ना आपका, ठीक है, ये आपका हेडक्वार्टर से चेंज होता है। हेडक्वार्टर का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट चेंज करती है CAG की सलाह पे, ठीक है। तो 9 डिजिट का जो फर्स्ट 9 डिजिट वो कौन चेंज करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट सलाह पे किसका, @CAG, है ना। और जो नीचे का 6 डिजिट है इसमें कुछ भी चेंज हो सकता है स्टेट गवर्नमेंट के लेवल पे, ठीक है। तो FDO आपको CPWA में है और झारखंड में पता है आपको SHDO है, समझ गए। SHDO का मतलब मेजर हेड, सब मेजर हेड, माइनर हेड, सब हेड, डिटेल हेड, ऑब्जेक्ट हेड। इसको कहेंगे सब हेड, इसको कहेंगे डिटेल हेड, इसको कहेंगे ऑब्जेक्ट हेड, ठीक है। तो यहाँ पे एक SHDO है, सब हेड, सब हेड है सर। 6 टायर 15 डिजिट क्लासिफिकेशन, इसमें किसी भी सर, तरह का कोई मतलब, बोलिए मैम, बोलिए। सर ये जो आपने नीचे वाला बताया ना, जैसे 9 डिजिट है तो सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब चेंज करेगा, और नीचे वाला क्या बताया सर, पाए? नीचे वाला लोकली मतलब स्टेट गवर्नमेंट चेंज करेगा।
लेकिन जानते हैं किताब में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन ये सच है कि स्टेट गवर्नमेंट भी चेंज करेगा ना तो एजी की सलाह से। समझ गए? स्टेट गवर्नमेंट भी अपनी मर्जी से चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे यहाँ जब एसएसडीओ में सब हेड ऐड किया गया तब फाइनेंस मिनिस्ट्री झारखंड सरकार ने एजी ऑफिस झारखंड से परमिशन ली थी। क्लियर है? यस सर। बोलिए, समझ गए ना? हाँ ठीक है। तो इसी को कहते हैं, आपका जो क्वेश्चन पूछा जाएगा बिना कंफ्यूजन के आप क्या लिखेंगे? 6 टायर 15 डिजिट क्लासिफिकेशन। कैसे हो गया? गिनती में आ गया आपके? बताइए, आया ना? हाँ सर। आया कि नहीं? चलिए, इसी में एक चीज और लिखा हुआ है, वो क्या लिखा हुआ मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ मिटा देते हैं हम लोग। और लिखा हुआ है कि आपका जो क्लासिफिकेशन होगा ना, राइट, वो फंक्शन सब फंक्शन प्रोग्राम के हिसाब से होगा। इसको आप लोगों ने मेरे कई क्लास में सुना भी होगा, फिर भी एक बार देख लीजिए क्योंकि ये चैप्टर उसी का है। ठीक है, तो इसको कहा जाएगा फंक्शन। किसको? मेजर हेड को, है ना। इसको कहा जाएगा सब फंक्शन। ठीक है, इसको कहा जाएगा प्रोग्राम। सब प्रोग्राम फिर नहीं होगा, स्कीम। ठीक है, सब स्कीम और प्राइमरी यूनिट ऑफ अप्रोप्रिएशन। ठीक है, या ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये वाला है आपका। इसके आगे ऐसा कुछ है जिसमें कुछ लिखा हुआ होगा? इसी में लिखता है 5.2.5 का सी। कोई एक आदमी पढ़िए तो जरा 5.2.5 का सी। कोई एक आदमी पढ़िए फटाफट, जल्दी देखिए उसमें क्या लिखा हो। पहला लाइन पढ़ना है बस, फुल स्टॉप के बाद नहीं। An object head is termed as unit of appropriation on बस the मिल रही है ना? expenditure ये देखिए, बस 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 वही रुक जाइए ना। ये वाला है ऑब्जेक्ट हेड जो है वो यूनिट ऑफ अप्रोप्रिएशन के तौर पर टर्म होता है। ठीक है, असल में जब ऑब्जेक्ट हेड नहीं था उससे पहले डिटेल हेड ही यूनिट ऑफ अप्रोप्रिएशन के तौर पर टर्म होता था। समझे कि नहीं? यूओए कहा जाएगा। लेकिन इससे इसको डिस्टिंग्विश करने के लिए इसको पीयूए कहा गया, मैंने प्राइमरी यूनिट ऑफ अप्रोप्रिएशन। समझ गए? ये मुझे बताना मेरा मेन पॉइंट था। यानी कि यूनिट ऑफ अप्रोप्रिएशन और प्राइमरी यूनिट ऑफ अप्रोप्रिएशन में कोई अंतर नहीं है। आज दोनों ही के दोनों ही ऑब्जेक्ट हेड ही हैं। समझ गए? लेकिन पहले अगर किसी का रेफरेंस देना होता था तो शुरुआत में जो किताबें लिखी गई हैं उसमें डिटेल हेड को प्राइमरी नहीं, डिटेल हेड को यूनिट ऑफ अप्रोप्रिएशन टर्म किया गया है। उससे इसको अलग करने के लिए ऑब्जेक्ट हेड को प्राइमरी यूनिट ऑफ अप्रोप्रिएशन कहा जाता है। ठीक है, अदरवाइज दोनों एक ही हैं, अलग नहीं है। समझ गए? इसमें किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। पीयूए और यूओए एक ही है। ठीक है ना? क्लियर हुआ है ना? बताइए। चलिए, yes sir. अब हम लोग आ जाते हैं 5.2.6 पे। राइट, चलिए ठीक है। 5.2.6 पे आ जाते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर एज चार्ज और एज वोटेड। ये आप लोग जानते हैं, राइट। अच्छा, एक और बात आपको बता दूं, इसमें से आप लोगों को ये पता है ना कि पहले प्लान और नॉन प्लान में भी इसका डिवीजन होता था, लेकिन अब उसको हटा दिया गया है ना? अब केवल चार्ज एंड वोटेड होता है ना? ये चार्ज और वोटेड जो होता है ये किस आधार पे होता है? देखिए, आधार आपको पता है। आधार ये है कि कोई भी अप्रोप्रिएशन बिना पार्लियामेंट के अप्रूवल के पॉसिबल नहीं। याद कीजिए, ग्रांट का आपने क्या डेफिनेशन पढ़ा था? ग्रांट का डेफिनेशन पढ़ा था कि अलोकेशन ऑफ फंड अप्रूव्ड बाय पार्लियामेंट। ये पढ़ा था ना? क्या पढ़ा था ग्रांट का? याद आ रहा है आप लोगों को? प्रोविजन ऑफ फंड, फंड अप्रूवल हाँ। बाय पार्लियामेंट। हाँ, प्रोविजन ऑफ फंड है ना? ठीक है, अप्रूव्ड बाय पार्लियामेंट, ये पढ़ा था आप लोगों ने। कहाँ पढ़ा था? चैप्टर 2 में। ठीक है, अभी आप देखिए इसी की बात हो रही है, चार्ज और वोटेड। ये ग्रांट जो होगा ना, इसमें प्रोविजन ऑफ फंड होगा, लेकिन हर हाल में अप्रूव बाय पार्लियामेंट। अब आप कहेंगे चार्ज अप्रूव, वोटेड अप्रूव, यस। जवाब है यस। समझ गए? फर्क केवल इतना है कि इसमें डिस्कशन दोनों में होगा, पार्लियामेंट में, राइट। अब यहाँ देख लेते हैं, ये चार्ज है, ठीक है, तो यहाँ पे डिस्कशन एंड वोटिंग। ठीक है, तो चार्ज में डिस्कशन होगा लेकिन वोटिंग नहीं होगी। ठीक है, और वोटेड में डिस्कशन होगा और वोटिंग भी होगी।
अंतर वोटिंग में है, डिस्कशन में नहीं। ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को किसी भी मैटर पे डिस्कस करने से रोका नहीं जा सकता है, इवन प्रेसिडेंट की सैलरी पे भी, जबकि प्रेसिडेंट की सैलरी जो है आपका वोटेड नहीं है, चार्ज है। इवन आपकी हमारी सैलरी भी चार्ज है, वोटेड नहीं है, आप लोगों को पता है ना। चलिए, तो चार्ज और वोटेड का डिफरेंस समझ में आ गया होगा, समझ गए? ये डिस्कशन होगा, वोटिंग नहीं होगी, ठीक है, और वो भी पार्लियामेंट, दूसरी जगह तो कहीं नहीं। आप आराम से वोट कर सकते हैं, आप और मैं, कि इसको सैलरी मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए। तो हम लोग 4 लोग मिल गए और 4 में से 3 लोगों ने वोट किया कि प्रेसिडेंट को इतनी सैलरी नहीं मिलनी चाहिए, आराम से कर सकते सर ये हैं। ठीक है, हमारे आपके वोटेड में वोटिंग पे डिस्कशन, क्या बोल रही मैम? वोटेड में डिस्कशन होगा बिल्कुल सर? होगा यार, बिल्कुल होगा यार, लिखा तो है। बिना डिस्कस के वोट कैसे है? ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। 5.2.7 स्टॉक के बारे में कुछ भी नहीं लिखा हुआ, मैंने देख लिया, राइट। आप इसको स्टॉक चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे ही, कौन सा माइनर हेड है, कैसे यूज करना है। इसमें कल 2 बात लिखी गई है, स्टॉक आपको कहाँ से मिलता है। स्टॉक मिलने के 3 तरीके हैं और जाने के 4 तरीके हैं। ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर 7 में। यहाँ पे उसके बारे में डिस्कस करके पॉइंट बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, राइट। 5.2.8 डिमांड फॉर ग्रांट के बारे में कुछ नहीं लिखा है, केवल नहीं लिखा है कि किसी भी ग्रांट का आप डिमांड कैसे करेंगे। ये इंपॉर्टेंट टर्म है, लेकिन इसमें डिस्क्राइब नहीं किया हुआ है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ ये ग्रांट है, इसका आप डिमांड कैसे करेंगे, ठीक है। तो डिमांड कैसे करेंगे, इसके लिए GFR में रूल लिखा हुआ है। GFR 2017 भी चल रहा है ना, हाँ Yes, sir. डिमांड, हाँ। तो डिमांड फॉर ग्रांट में क्या करना है, कौन सा प्रोसीजर अडॉप्ट करना है, ये आपको GFR में लिखा हुआ है। अच्छा ये क्या है, मैं आपको बता दूं, डिमांड फॉर ग्रांट का मतलब क्या है। आपको पहले ही बता दिया गया है कि आपको जो खर्च करना है उसके 3 वे होने चाहिए। पहला कि वो पार्लियामेंट से अप्रूव होना चाहिए, तो चाहे 4 जगह वोटेड होगा, अप्रूव तो करना ही करना है, ये तो आपको पता ही है कि नहीं। अब अप्रूव कर दिया है, उसके बाद में उसको सैंक्शन अथॉरिटी जो होती है आपकी सैंक्शनिंग अथॉरिटी, उस खर्च को सैंक्शन करती है, और सैंक्शन करने के बाद में आपको ग्रांट देती है, ग्रांट प्रोवाइड करती है। क्लियर हो गया है ना। तो जब ग्रांट यूं ही प्रोवाइड नहीं कर देगी, आप उसको पहले डिमांड करेंगे, तो डिमांड नीचे लेवल पे जाता है, राइट। तो आपके सब डिवीजन से उसके बाद डिवीजन में आता है, फिर डिवीजन से सर्कल ऑफिस में जाता है, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर के पास में, तो वो लोग अपना डिमांड रेज करते हैं। तो उसका डिमांड रेज करने का तरीका क्या है, उस तरीका इसमें बताया गया, ठीक है, GFR 2017 में। बस एक लाइन लिखा हुआ, जब आप GFR 2017 पढ़ेंगे तो वहाँ देख लेंगे, ठीक है ना। चलिए आगे देख लेते हैं। ग्रांट फॉर एक्सपेंडिचर अब्रॉड, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर वेयर आई एम हियर, राइट। तो एक आदमी, आप इसको समझिए कि क्या कह रहा है। कह रहा है कि आपका कोई भी खर्च अब्रॉड में होता है तो किसका खर्च, CPWD का, दूसरे डिपार्टमेंट का नहीं, है ना। CPWD का कोई भी खर्च अगर अब्रॉड में होगा तो हम लोग उसको कैसे टैकल करेंगे, राइट। मान लीजिए CPWD का ऑफिस है ना, जो कि यहाँ पे है, कहाँ, इंडिया में, और इंडिया की ये ऑफिस है और अपने किसी सेटअप का कंस्ट्रक्शन कर रही है अब्रॉड में, राइट। अब वहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर रही है तो वहाँ से जो खर्च का सेटलमेंट होगा, हर हाल में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर यानी कि विदेश मंत्रालय से involved है। एक मतलब विदेश मंत्रालय का जो कॉन्सेप्ट है वो MOE है, मोया, समझे। जो मोया है उसका पाव होगा, ठीक है। हर हाल में यहाँ से यहाँ लेन देन होगा ही होगा। अब देखिए 2 तरह के ट्रांजेक्शन बनते हैं। एक तरह के ट्रांजेक्शन ये है कि दूसरा, अच्छा ये पाओ जो है ना, ये केवल इंटरमीडिएट का काम करेगा। हो सकता है कि यहाँ दूसरा मिनिस्ट्री भी इन्वॉल्व है। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए कि आपका एजुकेशन मिनिस्ट्री है, हो सकता है कि कोई यूनिवर्सिटी सेटअप कर रहा फॉरेन में, राइट, और उसको CPWD से काम लेना है, ठीक है ना। हर हाल में इसका पाव, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का पाव इन्वॉल्व होगा। तो अभी हम देख लेते हैं सर लिटरेचर क्या लिख रहा है, तो और लिटरेचर देख करके पढ़ेंगे। तो कोई एक आदमी पढ़िए, एस्टिमेट फॉर ट्रांजेक्शन टेकिंग प्लेस अब्रॉड आर रिक्वायर्ड टू बी अकाउंटेड फॉर अंडर फंक्शनल मेजर हेड। अच्छा, इसको कहाँ पे अकाउंट फॉर करते हैं, तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के मेजर हेड में अकाउंट फॉर नहीं करते हैं, समझ गए। इसका जो अकाउंट फॉर होता है वो हर हाल में फंक्शनल मेजर हेड में होता है। अच्छा, ये फंक्शनल मेजर हेड का मतलब आप समझते हैं नहीं समझते, बताइए हाँ या ना।
फंक्शनल एमएस क्या समझते हैं? कैसे नहीं समझते हैं? मेजर हेड का नाम है फंक्शन है। याद कीजिए, तो थोड़ी देर पहले बताया था आपको। यस सर, यस सर। अभी तो बताया था कि मेजर हेड का नाम फंक्शन है। बताया था कि नहीं बताया था? है कि नहीं? तो फंक्शनल मेजर हेड का मतलब क्या हुआ? फंक्शनल मेजर हेड का मतलब हुआ कि रोड बनेगा तो आपका खर्च अगर हुआ है और नया रोड बन रहा है तो 5054 में बुकिंग होगी, डिपार्टमेंट चाहे जो भी हो। समझ गए? बिल्डिंग बनेगा क्या उसको बोलते हैं, ऑफिशियल बिल्डिंग, तो 2059 में आपको 4059 में बुकिंग होगी, नया बिल्डिंग बनेगा तो। इसको बोलते हैं फंक्शनल मेजर हेड। फंक्शनल मेजर हेड का मतलब है कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर से हमको कोई लेना देना नहीं, वो केवल इंटरमीडिएट का काम कर रहे हैं, बीच का हुआ। समझ गए? आगे देखें। In the case of receipt of the department, in case of the receipt of department arising in the account of High Commission Embassy of India, अब यहाँ पे क्या है, वहां पर कोई आपका दूतावास है, जाहिर सी बात है कि वहां जो दूतावास है वहां के सीपीडब्ल्यूडी से तो बनवाएंगे नहीं, हमारा सीपीडब्ल्यूडी जाता है बनाने के लिए। एम्बेसी कहीं पर भी कोई नया देश बन जाए, मान लीजिए अभी सूडान का बाइफर्केशन हुआ, नॉर्थ सूडान साउथ सूडान, है कि नहीं? तो साउथ सूडान में शायद नहीं था अपना, नॉर्थ सूडान में था, तो साउथ सूडान में अपना एक एम्बेसी बनाना है। ठीक, अब ये नया केस है, इस एम्बेसी को कौन बनाएगा? इस एम्बेसी को अपना सीपीडब्ल्यूडी बनाएगा। समझ गए? और सीपीडब्ल्यूडी जब जाके बनाएगा तो वहां पर जो भी ट्रांजेक्शन करेगा उसमें मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का पाव इन्वॉल्व होगा। ठीक है, ये लिखता है यहाँ पे, द रिसीट वुड बी पास ऑन द पाव मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर टू द पाव कंसर्न ऑफ द डिपार्टमेंट फॉर इवेंचुअल बुकिंग अंडर रिलेवेंट माइनर हेड एंड द मेजर हेड कंसर्न। वही सिंपल है, यहाँ से रिसीट जो होगा वो पाव से मार्फत सीपीडब्ल्यूडी के पाव को जाए, तो पाव टू पाव ट्रांजेक्शन होगा। ठीक है, इसमें कोई झंझट वाली बात नहीं है। आगे देख लीजिए, लिखता है कि इन द केस ऑफ एक्सपेंडिचर अब्रॉड विच एक्सपेंडिचर ऑन स्टोर्स द डेबिट ऑन द अकाउंट वुड बी पास बाय द पाव मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर टू पाव कंसर्न। इसका मतलब सिंपल यही है कि या तो रिसीट करेगा, समझ गए, अगर रिसीट करेगा तो क्रेडिट यहाँ लेगा और फिर इसको पास ऑन कर देगा। अगर ये डेबिट करेगा, समझे, तो भी इसके मार्फत ही जाएगा। अगर ये डेबिट करेगा तो भी ये होगा और उसके पास ऑन करेगा। समझ गए? यही कह रहा है, क्रेडिट मतलब रिसीट, डेबिट का मतलब एक्सपेंडिचर। हर हाल में शुरुआत कौन करेगा? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, बाद में ये इसको ट्रांसफर कर देगा। और ये ट्रांसफर कैसे होता है भाई? बाई बुक एडजस्टमेंट। पता है कि नहीं आपको? पाव टू पाव ट्रांसफर, बोलिए, जानते हैं कैसे होता है सर ट्रांसफर? बताना। हाँ मैं बताता हूँ, ठीक है। 8658 कोई मेजर हेड आप लोगों ने सुना है, हाँ या ना? यस सर। सस्पेंस क्या है बताइए तो? हाँ राइट राइट, उसका माइनर हेड 101 क्या है? 8658 का हाँ माइनर हेड 101 क्या है? 799 ना ना, नहीं, इसका 799 एक माइनर हेड है, 101 101 माइनर हेड क्या कहता है? प्योर और सस्पेंस 101। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो पाव सस्पेंस है। समझ गए? तो वो क्या करता है ना, तो उसके नीचे 101 के नीचे में जो सब हेड है ना, सब हेड में सभी मिनिस्ट्रीज के पाव के बारे में, सभी मिनिस्ट्रीज का पाव। समझे? मान लीजिए कि 01 दिया हुआ है पीएमओ का, 02 दिया हुआ होम मिनिस्ट्री, 03 दिया हुआ है फाइनेंस मिनिस्ट्री, तो ऐसे सभी मिनिस्ट्री के पाव का इसमें हेड दिया हुआ है। समझ गए? तो एक हेड को डेबिट करेगा, उसी में मेजर हेड में दूसरे हेड को क्रेडिट करेगा। अब समझ गए? बताइए, नहीं समझे अभी भी नहीं? चलिए मैं दिखाता हूँ इसको। देखिए बहुत आसान है, मैं समझा देता हूँ, 1 मिनट समझ जाएंगे। मान लीजिए कि एक पाव एमओई है, एक पाव सीपीडब्ल्यूडी, ठीक है। अब मुझे एडजेक्ट में सब हेड रिटेल हेड और ठीक है, 8658 का मान लीजिए कि ये 01 राइट, और उसके बाद फिर 00 और फिर 00, ये पूरा 15 डिजिट क्लासिफिकेशन लिखा ना मैंने। मान लीजिए कि ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर है, ठीक है, और फिर 8658 00 फिर 101, माइनर रेट चेंज नहीं होगा, देख लीजिए आप, क्योंकि वो पावर सस्पेंस है।
अब यहाँ 0 2 चेंज हो गया, फिर 0 0 फिर 0 0। यहाँ देखिए अब यहाँ पे क्या होगा भाई, यहाँ पे पहले डेबिट देगा तो यहाँ क्रेडिट देगा, और फिर यहाँ पे माइनस, यहाँ पे फिर क्रेडिट देगा तो यहाँ डेबिट देगा। इसी तरीके से सेटलमेंट चेंज होगा, एडजस्टमेंट होगा। मामला समझ में आया? मतलब मेजर रेट चेंज नहीं हो रहा है, आप देख लीजिए, मेजर रेट चेंज नहीं होगा, सब मेजर चेंज नहीं होगा, माइनर चेंज नहीं होगा, आपका जो चेंज हो रहा है वो सब हेड होगा, इस लेवल पे चेंजिंग आएगी। क्लियर हुआ है ना? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर मैंने लिखा ना, इसको मान लीजिए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है, ठीक, और ये CPWD है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, और ये CPWD, ये पाव है, पाव। देख रहे हैं? बताइए, पूछिए पूछिए, कोई कंफ्यूजन है तो पूछिए। अरे पूछिए ना महाराज, आप लोगों को कंफ्यूजन है तो, नहीं तो हम आगे बढ़ जाए। देखिए हम अभी समझ रहे हैं, थोड़ा मोड़ा कंफ्यूजन है, ठीक। यहाँ देखिए हमने क्या लिखा था, बता दीजिए सर। हम बता रहे हैं। देखिए CPWD राइट अपना एम्बेसी बना रहा है, ये रहा एम्बेसी, एम्बेसी इन साउथ सूडान, ठीक है, राइट। अब CPWD ने बनाया और वहां उसको कुछ पैसे रिसीव किए, तो रिसीव कौन करेगा? MOE, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, करेगा नहीं करेगा? यस करेगा। है ना? तो जैसे वो पैसे करेगा, मान लीजिए किसने 100 रुपए रिसीव किए तो 100 रुपए वो क्रेडिट ले लेगा इसमें, अपने वाले में, ठीक है। और जब वो 100 रुपए वहां से इसको देगा, किसको? CPWD को, तो ये यहाँ पे क्या करेगा? माइनस क्रेडिट लेगा, ठीक है, और CPWD को क्रेडिट देगा। समझ रहे? पैसा तो एक एक स्टेप पे जाएगा ना, यहाँ तो वो डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम है नहीं, समझ गए? आपने पहले पैसे लिए, किसने लिए? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने, विदेश मंत्रालय ने रिसीव किया पैसा, वो पैसा उसने क्या किया? पहले अपने वाले अकाउंट में क्रेडिट किया, 100 करोड़ मत समझ लीजिए, क्रेडिट है ये, ठीक है। और उसके बाद में उसने ट्रांसफर किया किसको? CPWD के पाव को, ले भैया तू ले ले। तो हमारे पास तो क्रेडिट ऑलरेडी है ही, तो हम उससे माइनस क्रेडिट करेंगे ना जी, तभी ना हम आपको क्रेडिट देंगे, सही कि गलत? ठीक है ना? अब डेबिट का बात करते हैं, ये तो रिसीट था, अब खर्च का बात करते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कि 500 रुपये खर्च हो गया, 500 हो गया खर्च, है ना, तो 500 रुपये डेबिट दिखाया इसी वाले में, ठीक है। खर्च किसने किया है? CPWD ने, ध्यान सुनिएगा, खर्च किसने किया है, पर क्योंकि विदेश में हुआ है, सबसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के पाव के अकाउंट में डेबिट होगा, ठीक है, और फिर वो यहाँ से माइनस डेबिट करेंगे और फिर यहाँ वाले में आपको डेबिट कर देंगे, इस वाले हेड 8658000101। ये 02 मत पकड़ लीजिएगा, 02 मैंने एक इमेजिनरी नंबर दिया होगा, 0102 इमेजिनरी नंबर है, जो फिक्स है वो 101 है। आप देख सकते हैं कि दोनों ही जगह पे माइनर हेड में कोई चेंजेस नहीं आए। क्लियर हुआ? यस सर। यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है 5.3.2 में। 5.3.2 में जो डिस्कस किया गया है वो है आपका रेट ऑफ एक्सचेंज। उदाहरण के तौर पर कोई खर्च होता है, राइट, तो वहां पे 500 रुपया खर्च नहीं करते हैं आप $500 खर्च करते हैं। लेकिन आप जब अपने अकाउंट में डेबिट या क्रेडिट दिखाएंगे तो रुपए में दिखाएंगे, और मजेदार बात यह है कि वो रुपए डेली चेंज कर रहा है कि नहीं? सही बात है या नहीं, बताइए? यस डॉलर का रुपए की कीमत में हमेशा डेली चेंज आ रहा है ना। अब आपने जब एस्टीमेट बनाया था वो अलग कीमत थी, और जब आपने उसका खर्च किया तब अलग कीमत हो गई। सही है गलत? सही है सर, सही। है ना? तो उसमें क्या होता है जानते हैं? पहले एवरेज रेट ऑफ एक्सचेंज लिया जाता था। अब एवरेज रेट ऑफ एक्सचेंज क्या है, और उसके नीचे में लिखा गया है कंपोजिट रेट ऑफ एक्सचेंज। उसको समझना जरूरी है, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। विदेश में कोई खर्च करे तो पहले क्या लिया जाता था? एवरेज। देखिएगा, एवरेज रेट ऑफ एक्सचेंज, है ना। और अब लिया जाता है कंपोजिट, और कंपोजिट कब से लिया जाता है? वो डेट दिया हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछेगा, आप लोग इसको एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। कंपोजिट रेट ऑफ एक्सचेंज लिया जाता है 1/4/1974, 1 अप्रैल 1974 से, ठीक है। देखिए होता क्या, एक बास्केट है, ठीक है, बास्केट, ठीक है।
यानी टोकरी, राइट। ये इमेजिनरी टोकरी है, कोई वास्तविक टोकरी नहीं है, समझ गए। और इसी बास्केट में कई सारे जो सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रीज होते हैं उनके देशों की मुद्रा डाल दी जाती है, राइट, और उनकी मुद्रा का एवरेज निकाला जाता है, समझ गए। तो ये जो एवरेज रेट ऑफ एक्सचेंज है इसमें कोई परेशानी थी, वो परेशानी क्या थी मैं बताता हूँ आपको। डॉलर, तो डॉलर की कीमत है मान लीजिए 80 रुपया, पाउंड, पाउंड की कीमत है 100 रुपया, ठीक है। और उसी तरीके से युआन, चाइनीज युआन, और सबकी कीमत अलग अलग है। तो सबके करेंसी का 1 रुपया लिया जाता था, ठीक है। तो मान लीजिए 5 गो मुद्रा है, तो 5 मुद्रा में एक 80 का है, एक 100 का है, एक 70 का है, ठीक है, एक 90 का है, एक 60 का है, राइट। और इनका जब आप एवरेज निकालिएगा तो 70 रुपया निकलेगा, समझ गए। 70 नहीं निकलेगा, 80 निकलेगा। देखिए जरा कितना निकलेगा, 60, 70, 80, 90, 100, 80 निकलेगा, ठीक है, 80 निकलेगा। तो इनका एवरेज आप निकाल रहे थे तो आप क्या कर रहे थे, हर एक देश की एक मुद्रा ले रहे थे, समझ गए। उसमें आप ये बिल्कुल ध्यान में नहीं रख रहे थे कि कौन देश के साथ मेरा व्यापार कितना चलता है, किस देश को कितना वैल्यू दिया जाए, कितना वेटेज दिया जाए। एवरेज निकालते समय आप उसको काउंट बस कर लेते हैं, उसका वेटेज नहीं देते हैं, समझ गए। इसीलिए एवरेज रेट ऑफ एक्सचेंज जो था वो अनप्रोडक्टिव लगता था। क्यों? क्योंकि हम बेसिकली व्यापार करते थे डॉलर में, और हम लोग एवरेज रेट ऑफ एक्सचेंज से 80 रुपये निकाल करके फुर्सत रहते थे, समझ गए। तो अब 1 अप्रैल 1974 से क्या किया गया, कंपोजिट रेट। कंपोजिट रेट में बास्केट है, बिल्कुल है, समझ गए। लेकिन अब बास्केट में 100 रुपए का पाउंड, 80 रुपए का डॉलर ऐसे ही कैलकुलेट नहीं हो जाता है। हम लोग इस बात का ध्यान में रखते हैं कि हम लोगों का किस देश के साथ में कितना ट्रेड चलता है, समझ गए। और उसी आधार पे हम लोग इसमें एक मल्टीप्लिकेशन डाल देते हैं। उदाहरण के तौर पे ये तो रुपए हो गए, समझ गए। और मान लीजिए कि हमारा साथ में जो डॉलर का व्यापार है, ठीक है, वो डॉलर का जो व्यापार है, ऐसा डॉलर का साइन ऐसे होता है, जो है 20% है, तो 50 भी 70 हो गए। और बाकी जो ABC कंट्री है वो 10% है। तब अपन क्या कर रहे हैं, अब कुल टोटल 100% हो गया ना, 50, 20, 70, 80, 100 कंपोजिट रेट ऑफ एक्सचेंज समझिएगा, है ना। अब अपन क्या करते हैं, डॉलर में ये 80 वाला डॉलर है ना, इसका मल्टीप्लाई 5 करते हैं, समझ गए। या 50 कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। पाउंड में मल्टीप्लाई 20 करते हैं या 2 करते हैं, और इन तीनों मल्टीप्लाई 1, मल्टीप्लाई 1, मल्टीप्लाई 1 करते हैं, और फिर निकालते हैं इनका वैल्यू। तो 8 पंचे 40, 400, 100 दूना 200, ठीक है, और फिर 90, 70, 60, और अब इन लोग को जोड़ करके इन लोगों का एवरेज निकालते हैं, समझ गए। इस तरीके से जो एवरेज निकलता है ना, वो एवरेज कंपोजिट रेट ऑफ एक्सचेंज कहलाता है। अब आप लोग को मामला समझ में आया, बताइए हाँ या ना। बोलिए बोलिए, कंपोजिट रेट ऑफ एक्सचेंज समझ में आया? नहीं? अब फिर से समझाना बड़ा मुश्किल काम है। आप लोग बिना बोले तो बोलेंगे तो समझा सकते हैं। खैर, ये मेरी आवाज नहीं जा रही है? फिर बता दीजिए सर, ये वाला बता दीजिए। ये मैथमेटिक्स है मैडम, समझी आपको। हाँ, आपको ये समझना ऐसे आसान नहीं है, पर ये आपको समझ जाना होगा कि एवरेज रेट और कंपोजिट रेट में कुछ मैथमेटिकल फार्मूला है, समझे। वो फार्मूला आप लोग को लगाना सीखना होगा। मैंने सीखा कहाँ से, मैंने देखा है, यहाँ बुक में नहीं दिया हुआ आपके, ठीक है। तो इसीलिए आपको क्या करना है भाई, देखिए 5 लोग हैं, 1 जोड़ 1 जोड़ 1 जोड़ 1 जोड़ 1 डिवाइड बाई 5 बराबर 1, ये हो गया एवरेज, समझ गए। और कंपोजिट किसको कहेंगे, ठीक है। तो अब परसेंटेज है, मान लो ये जो है पहला वाला है वो 50% है, समझ गए। तो अब क्या करेंगे, 1 गुना 5 प्लस 1 गुना 2 प्लस 1 गुना 1 प्लस 1 गुना 1 प्लस 1 गुना 1। तो ये जो है ना 5, ये परसेंटेज है, ये वाला, समझ गए, ठीक है। डिवाइड बाई, अब 5 करेंगे, ठीक है। तो क्या हो गया, 5 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, ठीक है, डिवाइड बाई 5। अब 5 2 7 और 3 10 बाई 5 बराबर 2, समझ गए। तो अब आप देख लीजिए, आप जब एवरेज निकाल रहे थे वैल्यू 1 आ रहा था, कंपोजिट में निकाला तो वैल्यू 2 आया। इस तरीके से आप अपनी ही मुद्रा का अच्छे से वैल्यू निकाल सकते हैं और विदेश के साथ में बढ़िया से ट्रेड कर सकते हैं,
समझ गए? तो ये इम्पोर्टेंट है। हाँ। इसमें से सर जो ये आप सर ये जो है ना वेटेड एवरेज की तरह है फिर तो, है ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये वेटेड एवरेज की तरह है। और सर ये ठीक है ना? 5 का मतलब 5 चीजों में हम ट्रांजेक्शन करते हैं, या ये कैसे डिसाइड किया आपने, जैसे 5 × 2 × किया ना? एग्जाम्पल मतलब ऐसा आप लोग नहीं समझा नहीं, नहीं आपने हाँ हाँ वो 5 बोलिए तो ना। मैं समझ गई, जैसे आपने क्या लिया, मतलब किस रेस्पेक्ट में, जैसे मान लो डॉलर वाले कंट्रीज के साथ ज्यादा होता है, तो मतलब ज्यादा का मतलब आपने कैसे लिया नहीं 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 ऐसा? हम किसी के साथ भी, सुनिए, हम किसी के साथ भी व्यापार करें, हम डॉलर में ज्यादा व्यापार करते हैं, ये हम कह रहे हैं। अच्छा। ठीक है ना, इस आधार के लिए है। ठीक है, अब आप देखिए, अब आपने क्या किया इसमें, जो अब आपको क्वेश्चन पूछे जाने वाला है, वो क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि आपने मान लीजिए कि एस्टिमेट जब निकाला था, ठीक है, तब कॉम्पोजिट रेट जो था, मान लीजिए कि वो 74 रुपये 50 पैसे था। समझ गए? तब जब आपने एस्टिमेट बनाया था, पीडब्ल्यूडी तो एस्टिमेट बनाता है ना, उसके बाद ही तो काम करता है। और जब वर्क डन हुआ, समझ गए, और पेमेंट की बारी आई, तो वो बढ़ गया, 74 की जगह वो हो गया 75। समझ गए? ये जो 50 रुपए पैसे बढ़ा का मतलब ज्यादा खर्चा हुआ ना, ज्यादा खर्च हुआ, समझ गए? ये 50 पैसे को कहाँ डाल देंगे? समझ गए? ये जो 50 पैसे डालने का है ना, वो वही 0075 और 2075। समझ गए? एनी रिजल्टेंट गेन 0075, एनी रिजल्टेंट लॉस 2075। ठीक है? तो अगर गेन बाई एक्सचेंज, गेन बाई एक्सचेंज 0075, पर ये तो ज्यादा खर्च का मतलब लॉस बाय एक्सचेंज हो गया ना। लॉस बाय एक्सचेंज विल बी ट्रीटेड एज एन एक्सपेंडिचर। 2075 मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, मिसलेनियस रिसीट, ये आपका पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट है। क्लियर हुआ? हाँ, और ये सर 0075 कुछ क्या है, मिसलेनियस इनकम क्या है, ये एक बार बताना। रिसीट 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 मिसलेनियस रिसीट। ओके ओके। समझे? तो गेन बाई एक्सचेंज, इसी वजह से आपके रुपए की वैल्यू बढ़ गई, वैल्यू बढ़ गई तब आपको कम पेमेंट करना पड़ रहा है कि नहीं? तो वो गेन बाई एक्सचेंज कहलाएगा, है कि नहीं? जिसके चांसेस कम है, ठीक है, लॉस के चांसेस ज्यादा है ना? क्लियर है सर। चलिए चलिए, रीअप्रोप्रिएशन ऑफ फंड में आपका ए में कुछ नहीं लिखा हुआ है, समझ गए? इतना ही लिखा हुआ है कि रीअप्रोप्रिएशन बिफोर फाइनेंशियल ईयर ही किया जाता है, फाइनेंशियल ईयर एक बार खत्म हो जाए रीअप्रोप्रिएशन अलाउड नहीं है। तो पहला पॉइंट क्या है 5.4 में, रीअप्रोप्रिएशन बिफोर फाइनेंशियल ईयर ही किया जाता है। और दूसरा क्या पॉइंट है, वो ये है कि 10 लाख से अगर ज्यादा की कीमत का रीअप्रोप्रिएशन हो तो आपको फाइनेंस मिनिस्ट्री से परमिशन लेना होता है। ऐसे तो आप 1 रुपए का भी रीअप्रोप्रिएशन कीजिएगा तो अथॉरिटी से परमिशन लेना ही पड़ेगा। समझ गए? तो यहाँ जो आपको एमसीक्यू पूछा जाएगा उसमें ये 10 लाख वाला लिमिट है, वो रिवाइज किया गया है कि नहीं, हमको जरा बताइएगा आप लोग। 5.4 का ए कह रहा है कि बिफोर एफवाई रीअप्रोप्रिएशन करना है, बिफोर एफवाई फाइनेंशियल ईयर। समझे? रीअप्रोप्रिएशन बिफोर फाइनेंशियल ईयर। और बी कहता है कि 10 लाख से ऊपर अगर रीअप्रोप्रिएशन करेंगे, समझे कि नहीं, तो एफएम से परमिशन लेना होगा, फाइनेंस मिनिस्टर से। ये जो 10 लाख वाला लिमिट है वो चेंज हो गया है कि नहीं, तो मुझे बताइए मेरे कमेंट बॉक्स में। समझ गए? चलिए 5.5 वॉचिंग ऑफ फेस्टिवल कुछ नहीं लिखा हुआ है। वॉचिंग ऑफ फेस्टिवल में 2 बात लिखी हुई है, 2 बात में दूसरी बात ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली बात आप लोग जानते हैं, पहली बात ये है कि जो आपका सैंक्शनिंग ब्रांच है, राइट, और उसके अगेंस्ट में जो आपने एक्सपेंडिचर किया है, याद कीजिए रजिस्टर ऑफ वर्क फॉर्म 40 के बारे में, तो इस पर कंट्रोल रखने की जिम्मेदारी किसकी है, कौन बताएगा मुझे? एक्सपेंडिचर अगेंस्ट एलोकेशन ज्यादा ना हो जाए, इस पर कंट्रोल रखने की जिम्मेदारी किसकी है? डिविजनल ऑफिसर की कि डिविजनल अकाउंटेंट की? अकाउंटेंट है। डिविजनल ऑफिसर। कौन क्या बोले? डिविजनल अकाउंटेंट, सॉरी डिविजनल ऑफिसर। ठीक है, डिविजनल ऑफिसर की जिम्मेदारी, तो वो हो गया, है ना? दूसरा
मंथली अकाउंट जमा करने की जिम्मेदारी किसकी है? डिविजनल अकाउंटेंट की डिविजनल ऑफिसर? डिविजनल अकाउंट ऑफिसर की ना, डिविजनल ऑफिसर। ऑफिसर की है, ठीक है। हाँ ठीक है। थर्ड पॉइंट जो इसमें लिखा हुआ है, जो आप लोगों को जानना जरूरी है, रिकंसिलिएशन। रिकंसिलिएशन जो होता है ना, उसकी जिम्मेदारी किसकी है जानते हैं? उसकी जिम्मेदारी यहाँ किसकी गई है? 5.5.1 का जब आप पढ़िएगा बी, ठीक है, तो एक आदमी पढ़िए। रिकंसिलिएशन समझते हैं कि नहीं? अच्छा पहले ये बताइए, रिकंसिलिएशन आप लोग समझते हैं, हाँ या ना? समझते हैं सर, समझते हैं। क्या होता है क्रॉस चेक, बताइए सर, क्या होता है? क्रॉस चेक जो इधर से मंथली अकाउंट डिविजनल ऑफिसर सबमिट हुए हैं और जो हेड पीओ के अकाउंट्स में जो एक्सपेंडिचर का मतलब जो दोनों को रिकंसाइल करता है, दोनों को मैच करता है। कब 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 करते हैं? हम तो हर महीने जमा करते हैं। रिकंसिलिएशन कब होता है? मंथली होता है सर। नहीं, हमेशा क्वार्टरली होता है, ऑलवेज क्वार्टरली। रिकंसिलिएशन साल में 4 को होता है, समझ गए? बोलिए हाँ है ना? रिकंसिलिएशन जो होता है साल में 4 को ही होता है, समझ गए ना? रिकंसिलिएशन कराने की जिम्मेदारी किसकी है? एक्चुअल में रिकंसिलिएशन तो डिविजनल ऑफिसर ही करवाते हैं, लेकिन इसमें जो लाइन लिखा हुआ है जिसकी वजह से ये आपका एमसीक्यू बन जाता है वो ये कि द हेड ऑफ डिपार्टमेंट एंड द पाओ शैल बी ज्वाइंटली रिस्पॉन्सिबल फॉर रिकंसिलिएशन ऑफ द फिगर। ठीक है, तो कौन सा होगा? एचओडी एंड पाओ, ठीक है, ज्वाइंटली रेस्पॉन्सिबल फॉर रिकंसिलिएशन। लेकिन उसमें भी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? पाओ की। समझ गए? ये आपका एमसीक्यू बन जाएगा। इसका मतलब सर इस हेड ऑफ डिपार्टमेंट का मतलब, बोलिए 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 मैं। हाँ सर, पाओ जो है तो पाओ किसका कंसर्न, मतलब मिनिस्ट्री का, सीपीडब्ल्यूडी का, किसका? सीपीडब्ल्यूडी का। अच्छा ठीक है। यहाँ जो भी बात हो रही है सब सीपीडब्ल्यूडी के रेफरेंस में हो रही है। केवल एक जगह पे एक्सटर्नल वाले मामले में मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर आया था बस। हम जो भी बात करेंगे ना पूरे इंटायर चैप्टर में या इंटर बुक में, वो सब सीपीडब्ल्यूडी के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना? तो इसके अलावा इसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा है, जो आप इसको देख सकते हैं। 5.5.2 में भी वही लिखा हुआ है कि प्रोग्रेस ऑफ एक्सपेंडिचर कैसे कंट्रोल करेंगे। तो भाई आपको रजिस्टर ऑफ वर्क दिया गया है, कंटिजेंट रजिस्टर है, अदर रिलेवेंट अकाउंट है, उसके आधार पर अप्लाई करेंगे, ठीक है। आपका जो लास्ट में लिखा हुआ नोट में 5.5.2 का नोट में लाइबिलिटी 4 क्लाउजेज लिखा हुआ है, ठीक है, उसको आप लोग देख लीजिए। 4 तरह की लाइबिलिटी होती है, ये इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन पूछा गया है पहले भी और फिर भी पूछा जाएगा। 4 तरह की लाइबिलिटी होती है। लाइबिलिटी पता है ना आप लोगों को क्या होता है? लाइबिलिटी डिवीजन पे कैसी लाइबिलिटी होती है पता है कि नहीं आपको? हो मैं सिंपल सकता है बताता सर, हूँ, सुन लीजिए। डिवीजन पे, हाँ बोलिए बोलिए। हो सकता है सर, मतलब पैसे हमने पहले किसी डिपार्टमेंट में जमा करवाए और किसी काम के लिए, फिर वो अभी पूरे मतलब उतना काम किया नहीं है तो वापस देना, और वो लाइबिलिटी के सेंस में नहीं, नहीं। वो वाला मामला नहीं है। मामला यही है ना कि एक्चुअल में आपने काम करवा लिया कॉन्ट्रैक्टर से, कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट दिए नहीं, बस, ठीक है, इसी को समझिए आधार। इसके अलावा 3 और है, ठीक है। कुल 4 तरह की लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी का मतलब है आपको पैसे देने हैं, ठीक है। तो 4 तरह की लाइबिलिटी है। कौन से? पहला तो मैंने अपने मन से बोल दिया कि वर्क डन बाय कॉन्ट्रैक्टर बट नॉट पेड, ठीक है ना, ये मैंने अपने मन से लिखा है, ठीक है। और बाकी हम बुक में देखेंगे। बाय वर्क डन बाय कॉन्ट्रैक्टर बट, ठीक है, नॉट पेड। दूसरा क्या है देख लेते हैं, है ना। दोज आउटस्टैंडिंग इन द सस्पेंस अकाउंट रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्टर एंड लेबर, वही है, समझ गए। ये कॉन्ट्रैक्टर एंड लेबर शामिल है, मतलब किसी लेबर ने काम कर दिया है, कॉन्ट्रैक्टर ने काम कर दिया है, आपने उसको पेमेंट नहीं किया है। इसके लैंग्वेज में मैंने नहीं लिखा, मैंने अपने लैंग्वेज में लिखा, क्लियर है ना? ठीक है। और
दूसरी लायबिलिटी कैसी है? किसी भी तरह के सस्पेंस का, उदाहरण के तौर पर वो भी आपकी लायबिलिटी है। याद कीजिए, आपने सिक्योरिटी डिपॉजिट रख रखा है कॉन्ट्रैक्टर का, काम कंप्लीट हो गया, अब कॉन्ट्रैक्टर सिक्योरिटी डिपॉजिट रिफंड करना होगा ना, एग्री रिफंड जिसको बोलते हैं, बतलाइए, बोलिए बोलिए, हाँ जी सर, जी सर। है ना? वर्क कंप्लीटेड एंड एफडी नॉट रिफंडेड, ये भी आपके ऊपर लायबिलिटी है कि नहीं है ना? एनी अदर सस्पेंस, कुछ और भी सस्पेंस होगा जो आपके ऊपर लायबिलिटी होगी, आपको पता ही नहीं है, समझे, कि किसी दूसरे डिवीजन ने, एनी अदर सस्पेंस का मैं एग्जांपल परफेक्ट देता हूँ, किसी दूसरे डिवीजन ने आपके बिहाफ पे पेमेंट कर दिया है, समझे, और आपने उसको पेमेंट करना बाकी है। एनी अदर सस्पेंस लाइक अदर ऑफिस, ठीक है, पेड ऑन आवर बिहाफ, ठीक है। इसको कैसे एडजस्ट करते हैं? एडजस्टेड बाय ट्रांसफर एंट्री, करते ही नहीं करते हैं? बोलिए, करते हैं ना? जी सर। आउटस्टैंडिंग डेट एडजस्टेबल बाय बुक ट्रांसफर, कुछ डेट्स भी हैं, कुछ लोन वगैरह हैं, ये बहुत रेयर होता है। उदाहरण के तौर पे अगर आप स्टॉक मंगवाते हैं और आपने पेमेंट नहीं किया, स्टॉक परचेज, ठीक है, ऑन क्रेडिट, समझ गए? तो चार के चारों मामले समझ में आए आपको? हाँ सर, चारों को एक बार समराइज कर दीजिए सर प्लीज, है ना? समराइज कर दूं? देखिए, कॉन्ट्रैक्टर ने और लेबर ने काम किया है, समझ गए, और उनको आपने पेमेंट नहीं किया, क्लियर? ओके सर। कॉन्ट्रैक्टर का एसडी सिक्योरिटी डिपॉजिट या अमाउंट विदहेल्ड आपने रोक के रखा है और काम कंप्लीट हो गया, ठीक है, और आपने उसको रिफंड नहीं किया, ये भी आपके ऊपर लायबिलिटी है कि नहीं? यस सर। ठीक है, ये अदर सस्पेंस वाला देख लीजिए। अदर सस्पेंस में तो एक तो मैंने लिखा कि दूसरा डिवीजन ने आपके भी आपने पेड कर दिया है, एक और सस्पेंस बनता है, बताऊं क्या? कॉन्ट्रैक्टर के बिल में से आपने इनकम टैक्स काट लिया है, अब आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जमा करना है, अभी तक आपने जमा नहीं किया, समझ रहे? यस सर, बिल्कुल सही है। यस सर। है ना? और ये वाला चौथा, स्टॉक आपने परचेज कर लिया है, उसका पेमेंट नहीं किया, स्टॉक परचेज ऑन क्रेडिट, तो ये डेट वर्ड लिखा हुआ है, डेट का मतलब होता है लोन। तो हम लोग कर्जा किससे लेते हैं? डिवीजन किससे कर्जा लेगा? पैसा से तो नहीं कर्जा लेता है, लेता है क्या? चलिए आगे लिखता है एंटीसिपेटेड क्रेडिट अगर कोई होगा, समझे, ऐसा कोई क्रेडिट जो एंटीसिपेट किया जाएगा, मतलब हमको मिलने वाला होगा, समझ गए? उदाहरण के तौर पे एंटीसिपेटेड क्रेडिट किसको कहते हैं पता है? सबसे बेसिक एग्जांपल होता है एंटीसिपेटेड क्रेडिट का कि आपने काम करवाया, राइट, और मटेरियल भेज दिया साइट पे, और वो मटेरियल कंज्यूम नहीं हुआ, समझ गए, तो उतना मटेरियल जो रिफंड होगा ना, वो एंटीसिपेटेड क्रेडिट है, समझ गए? किसी भी वजह से ड्राइंग में किसी तरह के चेंजेज आ गए और आपका जो एस्टिमेट था, आपने जो खर्च करने के लिए प्लान किया था उतना खर्च नहीं हुआ, कम खर्च हुआ, एंटीसिपेटेड क्रेडिट। इसमें लिखता है क्या कि एंटीसिपेटेड क्रेडिट जो होता है वो रिडक्शन ऑफ एक्सपेंडिचर, खर्च में कटौती की तरह ट्रीट किया जाता है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू की लिहाज से, तो आप लोग देख लीजिएगा। 5.4 5.5.2, ठीक है, उसका डी, 5.5.2 का डी एंटीसिपेटेड क्रेडिट, 5.5.2 का डी तो लिखता है एंटीसिपेटेड क्रेडिट, मतलब वो जो पैसा आपको मिलने वाला है, समझे कि नहीं? क्रेडिट मिलता है ना पैसा, जब आप रिसीव करते हैं पैसा तभी ना आपको क्रेडिट होता है जी, है कि नहीं? लेकिन आपने अभी तक तो रिसीव किया नहीं है, तो उसको कहा गया एंटीसिपेटेड क्रेडिट। मनी रिसीवेबल, ठीक है, मनी रिसीवेबल हम लोग बुक कीपिंग में, हाँ बोलिए ना सर। जो इस तरह के जो डिडक्शन करते हैं हम और जो एक्सपेंडिचर कम हो जाता है फिर हमारा, तो उस वे में जो मंथली काउंट 80 जाता है तो उसमें इनका ब्यौरा नहीं दिया जाता ना, क्योंकि ये तो यही एक्सपेंडिचर हो जाते हैं। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल,
वो तो रिडक्शन ऑफ एक्सपेंडिचर है ना। जब हमारा खर्च हुआ ही नहीं तो हम काहे को ब्यौरा देंगे। हमको एक्चुअल में कोई पैसा मिले, ठीक है, या हमको एक्चुअल में पैसा खर्चा करना पड़े। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि हम 1 लाख तक चेक काटने वाले थे, अब हम 98,000 का चेक काटेंगे, तो 2,000 का ब्यौरा काहे देंगे। बिल्कुल सही आपने कहा, और जो है एकदम बिल्कुल पॉइंट वाली बात उठाई। एंटीसिपेटेड क्रेडिट को क्या बोलते हैं? अमाउंट रिसीवेबल, सम रिसीवेबल, क्या बोलते हैं जी बुक कीपिंग के टर्म में? एलिमेंट्री बुक कीपिंग के टर्म में क्या बोलते हैं? सम रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल बोलते हैं। चलिए आपकी बात, तो यही है ये, समझे? नहीं, बिल्स रिसीवेबल अलग है, वो अलग है, वो अलग है, ठीक है, वो अलग है। सम रिसीवेबल में आपको रिडक्शन ऑफ एक्सपेंडिचर करेंगे। क्लियर हुआ है या ना? हुआ ना? सर ये लायबिलिटी के फोर्थ ऑप्शन में मैच्योर्ड या अनमैच्योर्ड बोलना है सर, ये क्या बोलना है? मैच्योर्ड क्लेम्स ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स, कौन सा वाला? हाँ वही वाला, वही वर्क कंप्लीटेड एंड एसडी नॉट रिफंडेड बराबर मैच्योर्ड क्लेम। क्लियर समझ में आया? क्लेम उसका मैच्योर कब होगा? जब काम कंप्लीट हो गया है। जब तक वो काम कंप्लीट नहीं हुआ है तब तक उसका क्लेम मैच्योर नहीं है तो हम उसको एज अ लायबिलिटी ट्रीट नहीं करते। क्लियर हुआ है ना? बताइए। ओके सर, ओके सर, ठीक है, चलिए 5.5.3 लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट, सिंपल है कि जो भी आपका लायबिलिटी या एसेट है जो एडजस्टेबल है, समझे, वो रजिस्टर ऑफ ट्रांसफर अवेटेड फॉर्म 57 में जाएगा, समझे, रजिस्टर ऑफ ट्रांसफर अवेटेड CPWA 57, समझ गए? तो मैंने आपको पहले बता दिया था कि आप लोगों को पूरा का पूरा CPWA याद नहीं करना है कि ये भगवान इतने सारे फॉर्म्स हैं। यहाँ 57 का रेफरेंस मिला, अब आप क्या करेंगे, इस तरह की लिस्ट आप लोग प्रिंट निकलवाइए। देखिए मेरे पास में है, समझ गए? ये देखिए, ये प्रिंट निकाला है मैंने, ठीक है, आप लोग को भी मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो मैं शेयर कर दूंगा ग्रुप में, है ना? इसको प्रिंट निकलवाइए और इसमें से जैसे फॉर्म 57 का जिक्र आया तो CPWA के कौन से पारा में ये लिखा हुआ है, आप लोग तुरंत फॉर्म 57 खोलिए। जैसे मैंने खोला है, ऐसा खोलिए आप लोग, ठीक है, और खोलने के बाद में पारा नंबर, पेज नंबर, ठीक है, तो फॉर्म 57 खोला हमने, रजिस्टर ट्रांसफर अवेटेड मिल गया। हम तुरंत यहाँ क्या करेंगे, पारा नंबर लिखेंगे 5.5.3। ऐसा करते चले जाएंगे, एंड ऑफ द चैप्टर या एंड ऑफ द बुक आपको कोई भी चीज याद नहीं करना पड़ेगा, समझ गए? लेकिन ये साथ साथ करना पड़ेगा, तो ये बहुत आसान हो जाएगा आप लोग, ठीक है? तो दिस इज द एंड ऑफ द टुडेज क्लास। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी एंड वॉचिंग माई वीडियोज ऑन लाइव यूट्यूब। आप लोगों की कमेंट्स बहुत अच्छे लगते हैं, आप लोग अच्छे से कमेंट कीजिए। दिस इज माई प्रॉपर अनाउंसमेंट कि हर हफ्ते सबसे बेस्ट कमेंटेटर्स या कमेंट करने वाले यूट्यूब व्यूअर्स को मैं इसमें लाइव क्लास में एनरोल कराऊंगा। दिस इज माई प्रॉमिस। तो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू अगेन।